So officially the चिट्ठी season is back. चिट्ठी season is back. The letter season again. और वो भी अदालती महाज पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद हमने देखा कि वो जो एक गलगला था या जो आग भड़क रही थी अदालती महाज पर वो थोड़ी ठंडी हुई, लेकिन थोड़े अरसे से फिर चिंगारियां सुलग रही हैं और उसके हम एपिसोड्स देखते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट से, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ख़त सामने आया है जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। और ये कहा गया उसमें कि दूसरी हाई कोर्ट से अगर आप जज ला रहे हैं तो उसके लिए एक बामानी मुशावरत कंसल्टेशन का अमल ज़रूरी है और वजूहात भी आपको देनी होगी कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आप कोई जज लाते हैं तो उसके लिए किसी दूसरे हाई कोर्ट से लाने की ज़रूरत क्यों पेश आई जब वहाँ सीनियर जजेस मौजूद हैं। 3 सीनियर मोस्ट में से आप अपॉइंट कर लें। अब ये गर्दाब ऐसा है जिसको आप ज्यादा आसानी से समझा सकते हैं। मेरे गले पाई जाओ सारा। क्या करें अब, आपके गरेबान में जहां और इतनी चीजें हैं तो ये भी सही। अब ये तौक भी आप पहन लें और हमें ये बताएं कि इसके कनेक्शंस, कनेक्टिविटी, डॉट्स कहाँ कहाँ जाके मिलते हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास भी होना है, उसकी तारीख भी तब्दील कर दी गई है और भी बहुत कुछ मुलाकातें हो रही हैं अटॉर्नी जनरल की, वजीर कानून की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। क्या पकड़ा है? उफ, 26वीं अमेंडमेंट जी, वो अभी भी आप समझें कि सबके सर पे चढ़ी हुई है। आपका ख्याल है कि शायद वो मामला तय हो गया है, मामला कोई तय नहीं हुआ। अच्छा। अभी सारा कुछ जो जुडिशरी में हो रहा है उसके गिर्द गिर्द घूम रहा है। अब वो एक अपील पड़ी हुई है जी, जो कि चैलेंज हुआ है। वो 26वीं आईनी तरमीम चैलेंज हुई वो सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना है। उसके ऊपर बड़े इश्यूज खड़े हो गए। कोई कहता है फुल कोर्ट होना चाहिए, कोई कहता है नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही करेगा, उसे 8 हो 10 हो जो भी है। एक तो ये इशू चल रहा है, उधर से उसको मुलतवी किया जा रहा है, तो अब फिर 3 हफ्ते आगे कर दिए। इसके अलावा ये भी इशू है कि कौन से केसेस चल रहे हैं जिनको रोक दिया जाए जी, जब तक इस केस का फैसला नहीं होता, क्योंकि जो भी चल रहे हैं उनका ताल्लुक इसके फैसले के साथ है। जी, जी। तो फिर ये क्यों चल रहे हैं, इनको रोक दिया जाए जब तक वो अपील रिजेक्ट ना हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए जी। तो ये इस किस्म के इश्यूज चल रहे हैं। और गवर्नमेंट का जो मौक़िफ़ है, गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि वो हो गया, अब वो तो हम उसके पीछे नहीं हटेंगे और उसके दायरे के अंदर या उसके अम्ब्रेला के अंदर या उसकी छतरी लेके हम बहुत सी और चीज़ें कर देंगे। और उस सिलसिले में डर ये है कि सुप्रीम कोर्ट को गवर्नमेंट अब पैक करना चाह रही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, अगर फुल कोर्ट भी बनाना पड़े तो उसके अंदर भी मेजॉरिटी जो है गवर्नमेंट के जजेस की हो। अब गवर्नमेंट के जजेस, गवर्नमेंट के ना जजेस, ये बात करनी तो ऐसे नहीं चाहिए, मगर ज़ाहिर है गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि जो उनके मौक़िफ़ की हमायत करेंगे उस किस्म के जजेस जितने जल्दी हो सके सुप्रीम कोर्ट की मेजॉरिटी होनी चाहिए, वेदर इट इज़ इन दी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और इन दी अदर बेंचेस। अच्छा, अब मसला यही बना हुआ है कि अब 8 जजेस और लेके आने हैं। जी, जी। 8 ही लाने हैं जी, 8 लाने। अच्छा, अब उसके उधर फिर झगड़े हो रहे हैं कि किस किस्म के जजेस आएंगे, कहाँ से आएंगे और जहाँ छोड़ के आएंगे वहाँ के हालात होंगे। तो ये काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं जिसके अंदर जुडिशल कमीशन इन्वॉल्व हो चुकी है और चीफ जस्टिस साहब इन्वॉल्व हो चुके हैं और हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व हैं। और ये जो लेटेस्ट जो जिसके जिक्र आपने किया, जो हवाला आपने दिया, ये जो लेटेस्ट से ख़त लिखा गया 7 जजेस ने, 7 जजेस के है नाम लिखे हुए इसके, मगर है 5 ने साइन किया जी, 2 ने नहीं किए, 2 ने नहीं। मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के सिग्नेचर्स नहीं हैं। इंटरेस्टिंग। तो ये खत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये खत उन्होंने लिखा है, एक चीफ जस्टिस साहब को लिखा है जी, और उन्होंने 2 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को लिखा है जी, जिसमें एक लाहौर हाई कोर्ट जी और दूसरा मेरा ख्याल है सिंध हाई कोर्ट जी, दूसरे सिंध हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी उसमें जाहिर है जी। अब कोशिश गवर्नमेंट की ये है कि लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट से कुछ जजेस को ट्रांसफ़र किया जाए ठीक टू दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और वहाँ से कुछ जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए। अच्छा, क्योंकि पहले ये फैसला हो गया कि किनको ले जाना है, तो वहाँ फिर वैकेंसीज हो रही हैं, उनको फिल करने के लिए दूसरे हाई कोर्ट से लोग लाए जा रहे हैं। अच्छा, और फिर जो इल्ज़ाम ये है जो कि शुबा जाहिर किया गया वो ये कि जी जिसको आप ला रहे हैं आप वो जूनियर जज है या जजेस हैं और आपकी कोशिश ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनमें से किसी को चीफ जस्टिस लगाया जाए, हालांकि वो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट नहीं है जी। और ये जो है इसको हम अपोज करते हैं और इसीलिए ये ख़त लिखा है कि चीफ जस्टिस साहब को
آف پاکستان اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں آنے ہیں ججز، اور پھر وہ لاہور اور سندھ کے چیف جسٹس، کیونکہ ان کی اجازت کے بغیر سندھ ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی اجازت کے بغیر یہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. اور اس کے علاوہ ٹرانسفر کے لیے اس کے اوپر اتفاق پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی ہونا ہے آئین کے مطابق، اور چیف جسٹس آف پاکستان کا بھی ہونا ہے. جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کنسلٹیشن ود، کہ یہ ٹرانسفر ہوں گے ان کنسلٹیشن ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا چیف جسٹس آف پاکستان اینڈ دا چیف جسٹسز آف دا 2 ہائی کورٹس انوالوڈ. اور آبویسلی جن صاحب کو آپ لانا چاہ رہے ہیں ان کی بھی اس پہ اگریمنٹ ہوگی. اچھا، اب یہ جو ہے نا بزنس آف کنسلٹیشن، اس کو مختلف جگہوں پہ ڈیفائن کیا گیا ہے. کنسلٹیشن ہیز ٹو بی میننگ فل، بامانی ہونی چاہیے یہ کنسلٹیشن. تو اب یہ کہ اسی لیے آصف زرداری صاحب کو بھی یہ خط میں ڈال دیا گیا. تو یہ کافی سیریس معاملہ ہے. اب یہ خط و خطابت جو شروع ہو گئی ہے، اس کی بھی ذرا دیکھنا چاہیے کہ یہ کہاں شروع ہوئی، کیسے ہوئی. مجھے تو یاد نہیں ہے کہ اس خطابت پہلے ہوتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو میڈیا کے اندر یا پبلک کے اندر یہ نہیں لائی جاتی تھی. ایسا ہی ہے. یہ آئی ایم شیور تمہیں پتہ ہے کہ کس نے یہ شروع کیا. یہ ٹرینڈ جو ہے اس سے منسوب کیا جاتا ہے جیسے قاضی فائز عیسیٰ سے، جیسے سمر عطا بندیال صاحب کے دور میں جب وہ چیمبر ورک کرنا شروع ہوئے اور انہوں نے جیسے سمر عطا بندیال صاحب کے کچھ اعتراضات کیے ان کے جس انداز میں کام کرتے تھے یا پریکٹس اینڈ پروسیجر کے بارے میں جو بھی انہوں نے کیا، ان کے دور سے یہ شروع ہوا. لیکن میڈیا کو لیک کرنا لیٹرز کا یہ انہی سے منسوب کیا جاتا ہے. I think so. جی، اور یہ جو خط ہے یہ بھی یہ کہہ رہا ہے رپورٹڈ نیوز بائی دا میڈیا. نہیں، اس کے اندر یہ ہے کہ جاجی حضرات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے میڈیا کی رپورٹس پڑھی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے یہ مقاصد ہیں حکومت کے، اور فلانے جج کا نام نہیں لیا گیا کہ جی، مگر یہ ہے کہ ہم یہ سن رہے ہیں. اچھا، اب یہ سنی سنائی بات کے اوپر خط لکھ دیا انہوں نے. اور اس کے پیچھے پھر اسلام آباد کے جو وکلا حضرات ہیں ان کی باڈیز ایک دو کھڑی ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب یہ بات یہ ہے کہ اپنا جو انٹرنل ڈسپیوٹس ہیں یا انٹرنل ایشوز ہیں وہ اب پبلک میں آنے شروع ہو گئے. تو کلیئرلی جوڈیشری کے اندر ٹھیک ٹھاک دراڑ آ گئی. اور ظاہر ہے یہ 2-3 کیمپس بن گئے. ایک تو گورنمنٹ کا کیمپ ہے، گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ججز ہی ہوں کریٹیکل پوزیشنز میں جو بھی فیصلے کریں وہ گورنمنٹ کے حق میں ہوں، جو گورنمنٹ چاہتی ہے. پھر وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہماری کوئی آزادی بھی ہے، ہم اپنی آزادی کے تحت ہم جو سمجھتے ہیں وہی فیصلے کریں گے. اور پھر اس کے اندر ایک پاور سٹرگل بھی ہے کہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کون بنے گا، کون آئے گا، کون جائے گا، سینیورٹی ہوگی، اس سے ذاتی ایمبیشنز بھی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اب آپ سمجھیں کہ جوڈیشری کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از آئٹم نمبر 1. ہر روز اس کے اوپر تبصرے شروع ہو جائیں گے اور ہو رہے ہیں اور باتیں ہیں. اور یہ جو خط و خطابت ہے آپ نے بتایا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے زمانے میں یہ شروع ہوئی. اچھا، اس وقت تو بات سمجھ میں تھوڑی بہت آتی تھی کیونکہ قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی. اس وقت کے جو سینئر ججز تھے لیڈ بائی بندیال صاحب، وہ کلیئرلی دے ور گوئنگ، مطلب ان کی کوشش تھی کہ قاضی صاحب کو باہر ہی رکھا جائے، ان کی بات نہ سنی جائے. قاضی صاحب کے ساتھ زیادتی بھی بڑی ہوئی تھی جب جوڈیشل کمیشن کے اوپر پورا ان کی طرف سے حملہ ہوا تھا، ان کے اوپر ان کو نکالنے کی کوشش کی گئی. اور اس وقت عمران خان اس کے پیچھے تھے، ریفرنس بھی بھیجا گیا ان کے خلاف. اور پھر تو خیر وہ اس وقت میڈیا نے قاضی صاحب کی بڑی سپورٹ کی اور پھر کچھ انڈیپینڈنٹ ججز کھڑے ہو گئے تو وہ بچاؤ ہو گیا. پھر یہ چیف جسٹس بن گئے. تو جب یہ بن گئے تو ظاہر ہے دشمنیاں تو ہو چکی تھیں اس کے دوران. تو اس وقت بھی ان کے راستے میں رکاوٹیں کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس میں بندیال صاحب جو کہ ان سے پہلے چیف جسٹس تھے، ان کا بھی رول ہے، اس پہ کوئی ڈینائل نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے سیاسی طور پہ قاضی صاحب تھوڑے سے اینٹی عمران تھے اور بندیال صاحب پرو عمران تھے. تو اس قسم کی پھر وہ گروپس بھی بن چکے تھے. تو اس وقت پھر قاضی صاحب نے اپنا موقف پیش کرنے کے لیے بندیال صاحب کو خط لکھنے شروع کر دیے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ نے مجھے ادھر نہیں انکلوڈ کیا، مجھے پوچھا نہیں، آئی ایم دا سینئر جج، یہ نہیں ہوا، اور یہ پتہ ہے کہ آپ کے بعد میں بن رہا ہوں اینڈ سو آن، اور آپ مجھے بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے اور آپ نے مجھے آؤٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ باتیں نکلنی شروع ہو گئیں. وہ اس کے بعد تو پھر رکا نہیں نا. پھر وہ جو فائنلی جو 6 ججز کا خط تھا جس کے اوپر ایجنسیوں کو الزام لگایا گیا کہ ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، ہمارے اوپر یہ ہو رہا ہے، اس کے بعد تو گیم ہی چینج ہو گئی نا. اچھا، یہ جو 5 ججز جنہوں نے سائن کیے ہیں ان میں سے میرا خیال ہے وہ 6 ججز جو تھے ان میں سے 4 تو 4 یا 5 کے انہی میں سے 5 کے 5 انہی میں سے. تو آپ سوچ لیں کہ یہ پھر ظاہر ہے کہ ایشو جو ہے صرف
जुडिशल इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग विद इन जुडिशरी नहीं है, इट्स ऑल्सो रिलेटिंग टू गवर्नमेंट। जी जी। तो ये अब कॉम्प्लिकेटेड मामला बनता जा रहा है और इसके अंदर कुछ सीनियर जजेस जो हैं वो ज़ाहिर है बड़े नाराज़ भी हैं, लाइक मंसूर जज साहब जो हैं वो बड़े नाराज़ हैं। अच्छा कि मेरे साथ क्या हुआ, ही वाज सबसे ये सब यही समझते थे कि ही वाज द मोस्ट डिजर्विंग और उनकी भी यही ख्वाहिश थी, मगर उनकी एक जजमेंट ऐसी थी जो कि रिजर्व सीट्स के ऊपर थी, इसमें मेरा ख्याल है यूनिफॉर्म ओपिनियन यही था कि उन्होंने छिक्के चौके मार दिए और बहुत आगे निकल गए और आइन को बिल्कुल के बाहर निकल गए और सियासी तौर पे एवरीबडी थॉट के इट वाज अ पॉलिटिकली बायस्ड जजमेंट और वो बाय द वे वो जजमेंट मानी भी नहीं गई। इलेक्शन कमीशन ने भी उसको मुस्तरद कर दिया, गवर्नमेंट ने भी ओबे नहीं किया एंड सो ऑन। तो जब एक जज की जजमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती या एडमिनिस्ट्रेशन या और उसके इदारे रियासत के इदारे उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो वो जज की हैसियत जो है वो बिल्कुल गिर जाती है, उसकी अथॉरिटी नहीं रहती फिर उसके बाद। मगर इन दिस केस द एस्टैब्लिशमेंट एंड द गवर्नमेंट थॉट कि ये बंदा तो ठीक नहीं है, ये तो हमें इस वक्त तंग कर रहा है, तो आगे क्या करेगा हमारे साथ। तो आई थिंक दे मेड श्योर कि फिर मंसूर साहब ना हो। फिर ये सारे ड्रामा शुरू हुआ कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है, किसको बनाना है किसको नहीं बनाना, मंसूर शाह को अलग कर देना है एंड सो ऑन। मंसूर शाह साहब अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी वो खताबत हो रही है, अभी भी वो अपने मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जुडिशरी के अंदर अफरा तफरी है, कोई अपने आप को एक्सक्यूज़ कर रही है खातून जज, कोई अपने आप को इधर हो रहे हैं, कोई इधर हो रहे हैं, कोई डिसेंटिंग नोट दे रहे हैं। There's lots of disagreement within the judiciary on different counts. और अगर इसका लुब्बे लबाब निकाला जाए तो वो यही है आयशा के ये किसी वक्त भी ये मामला जो है और ख़राब हो सकता। अच्छा, यानी ये चाहे कि प्याली में तूफान नहीं है बल्कि बात बढ़ेगी, ये बढ़ सकती है। तो इस खत की हैसियत वैसे क्या है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस पर क्या जवाब दे सकते हैं? जवाब मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब ये जो इशू है जी कोई जवाब नहीं देंगे वो। अब होगा ये कि वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे जजेस। अभी जो रिपोर्टिंग जो हो रही है, कंफर्म तो नहीं है मगर रिपोर्टिंग यही हो रही है कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब जो कि अब आगे जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, और लाहौर के जो हैं उनकी तरफ से शायद ग्रीन लाइट है, और सिंध के जो चीफ जस्टिस उनकी तरफ से भी पता नहीं उनका मौक़िफ़ क्या है। तो अगर ऐसी बात है तो प्रेसिडेंट साहब के बाद 3 वोट तो हो गए ना, एक अपना और 2 ये, बाकी रह गए 2, एक सिंध का और एक चीफ जस्टिस। तो मेरा ख्याल है ये पास तो ही जाएगा। मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अपोज नहीं करेंगे क्योंकि वो तो जा रहे हैं अभी सुप्रीम कोर्ट, और उनकी आगे मेरा ख्याल है 9 साल और भी उनकी 8-9 साल मुद्दत है, 31 में जाके शायद वो रिटायर करेंगे जी। तो मेरा ख्याल है वो तो समझेंगे कि एट सम स्टेज ही विल बी चीफ जस्टिस, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड इन इस्लामाबाद हैज़ बीन नॉट एंटी गवर्नमेंट, ठीक। तो मेरा ख्याल है कि वो भी यहाँ मिला देंगे। अब रह गए चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब ने एक आध इस किस्म के केस के अंदर जो मैंने सुना है अपने आप को रिक्यूज़ भी कर लिया था या ओपिनियन ही नहीं दिया ओपिनियन। तो अब वो अगर प्रेसिडेंट साहब इन सबको कंसल्टेशन करेंगे तो मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा। ये जजेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे और इसके ऊपर कोई इशू नहीं बनेगा लीगली। अच्छा, अब बात यह है कि बाहर तो एक महाज बन रहा है ना जी, ये अंदर भी महाज बन रहा है। अब किसी स्टेज पे भी मैं समझता हूँ कि ये कुछ हो सकता है। अच्छा। और ये वी आर ट्रेडिंग ऑन वेरी थिन वाटर। अच्छा, बगावत हो सकती है या रिएक्शन आ सकता है क्या? जो 10 मई के मुल्ज़िमान हैं जिनको सज़ाएं सुना दी गई थी ATC की जानिब से, उनकी ज़मानतें हुई हैं, और ये इनमें से 2 जजेस हैं 5 में से जी जिन्होंने जमानतें कर दी हैं, सस्पेंड कर दिए उनके सेंटेंसेस जी। मोहसिन अख्तर कियानी साहब और जैसे सरदार एजाज इसहाक ने समाअत की थी इसकी, और उन्होंने मेरा ख्याल है कियानी साहब समझते हैं कि ही इज सीनियर मोस्ट एंड ही शुड बी द चीफ जस्टिस। उनकी भी तवक्को है कि ही डिजर्व्स दिस चीफ जस्टिस पोजीशन। आई डोंट नो जी मियां गुल हसन औरंगजेब। तो मैं डिसइंफॉर्मेशन नहीं कर रहा, मिसइंफॉर्मेशन हो सकती है, स्पेकुलेशन है। तो अपने आप को बता दिया जाए कि कोई हमारी किसी की साइड नहीं हम ले रहे, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट द फैक्ट्स एज वी नो इट। वी मे बी राइट और रॉन्ग, आई डोंट नो। ठीक है, तो इस तरह की और जजमेंट्स भी आ सकती हैं, ज़ाहिर रिमार्क्स की सूरत में ही रिएक्शन आएगा या रेजिग्नेशन भी आ सकते हैं, क्योंकि आपने एजेंसीज के हवाले से जो खत लिखा गया था उस पर तो आपने अपना तबसरा दिया था, प्रेडिक्ट भी किया था, और वैसा ही हमने होते देखा। अब इसके बाद क्या होगा? देखो, मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए तो 8 जजेस और लाए जा रहे हैं ना। ये वैकेंसी 27 की जजेस की जो मैक्सिमम लिमिट है, ये तो कब से चल रही है। 17, 18, 17, 16, 17, 18, 15 भी रह गए थे, किसी ने अब तक कोशिश नहीं की थी इनको भरने की। ऑल ओवर सडन जरूरत पड़ गई, क्यों? कि डिवीजन होगी सुप्रीम कोर्ट। अब वो अपने आप को पक्का करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है लेके आओ बंदे पर हो। तो ये सिचुएशन है। तो अब क्योंकि जो दूसरा जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है वहाँ तो वो लोग अब रह गए हैं ना जो कि बेसिकली
नॉट प्रो गवर्नमेंट है जी, और जिनके लिए 26वीं आईनी तरमीम आई थी, बनाई गई थी, तो अब वो हो सकता है कि देखिए गवर्नमेंट के बहुत से केसेस आते हैं ना विच आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस, विच कैन बी अदर केसेस, ठीक, तो उसके अंदर तो अगर ये जजेस ने फैसला कर लिया कि जेडी गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट कर दी है कॉन्स्टिट्यूशन जिसका ताल्लुक नहीं है विद अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच हैज टू डू विद एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी और करप्शन और एनीथिंग, दीस जजेस कैन क्रिएट हैवक। अब मुझे याद है कि साकिब निसार साहब ने भी ऐसे किया था जब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे थे लोगों को, तो साकिब निसार साहब के आगे पिटीशन जाती थी कि ये प्राइम मिनिस्टर ने इसको नॉमिनेट किया, ये ठीक बंदा नहीं है, साकिब निसार ठा करके निकाल के बाहर फेंक देता था। हमारे अपने मीडिया के अंदर चेयरमैन पीटीवी ताउला कासवी साहब को लगाया गया और इन्होंने उड़ा के रख दिया उसको, बाद में वो रिस्टोर हो गए जब साकिब साहब चले गए, उनके पैसे उसके वापस ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये जजेस कैन ऑल्सो बी विशियस एंड कैन ऑल्सो बी वेरी गाइडेड बाय पर्सनल एजेंडाज। और इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में भी पर्सनल एजेंडे थे कि बहुत सी चीज़ें हुई। साकिब निसार ने एक हॉस्पिटल के बारे में इस किस्म के फैसले किए, बहुत कुछ है, कहाँ मैं जाऊँगा, और ये सारा एतमाद जुडिशरी पे खोया जा रहा है। अच्छा मैं एक बात, इस पर दो हाथ से ताली बजती है जी, जजेस ने सियासी तौर पे साइड्स लेनी शुरू कर दी, साइड्स लेनी शुरू कर दी जब, और ब्लेटेंटली रिमार्क्स भी देने शुरू कर दिए, ऑब्जर्वेशंस देनी शुरू कर दी। उसमें कोई हमें जस्टिस नज़र नहीं आती थी, उसमें कानून नज़र नहीं आता था, ये पीटीआई वाले उसमें जस्टिस देखते थे, ठीक। मगर बात यह है कि उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट मिल गई कि फिर कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आइन को नहीं देखा जा रहा है, पॉलिटिक्स प्ले हो रही है। उसके नतीजे में फिर आपने देखा गवर्नमेंट ने किस किस्म के कानून लाने शुरू किए और गड़बड़ करनी शुरू की, जिसकी वजह से 26th अमेंडमेंट आया, और अब भी धमकी है कि एक और भी कर सकते हैं अगर और भी गड़बड़ हुई तो। ये वही चीज़ है कि पीटीआई ने जिस किस्म की गाली गलौच शुरू कर दी और मिस इन्फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी और डिस इन्फॉर्मेशन करनी शुरू कर दी, और जिस किस्म के मीडिया के अंदर अटैक करनी शुरू कर दी कानून के छोड़ के, तो इस वजह से फिर ये पीका इनको लाना पड़ा। तो यही होता है, किसी चीज़ का एक्शन हो तो उसका रिएक्शन होता है। अगर आपने इस किस्म की हरकतें करनी है पीटीआई ने या जजेस ने, तो फिर उधर से अथॉरिटेरियन स्टेट जो है वो रिप्रेसिव मेजर्स करेगी, वो आइन का सहारा लेके और रियासत का सहारा लेके वो आपको अंडू करेगी या आपको नेगेट करेगी, और उसका नुकसान सारी पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान के लोगों को हो जाएगा। अदारा भी नहीं बचेगा, कोई अदारा नहीं बचता है इस किस्म की चीज़ में, जब इदारों के दरमियान लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, एंड उसमें सबका नुकसान हो जाता है। तो ये जो पीका का है इसमें सबका नुकसान है, और सिर्फ मीडिया का नहीं, सबका नुकसान है। और यही जो जुडिशल टिंकरिंग हो रही है 26th अमेंडमेंट, इसमें सबका नुकसान है। और आप देख रहे हैं कि जब तक तो ये गवर्नमेंट और एस्टैब्लिशमेंट एक है तो ये सब कुछ होता रहेगा। जिस दिन ये सिस्टम टूट गया, और बाय द वे बहुत से क्रैक्स आ सकते हैं और आ भी रहे हैं, जिस दिन ये उड़ गया ये सारा कुछ रिवर्स हो जाएगा और फिर एक डायलेक्टिक और ड्रामा शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मुल्क नहीं चलते। हम होता ये है कि हर इंस्टीट्यूशन आशा एक्सेसिव, वो कहते हैं इंडिपेंडेंस को वो लेते हैं सेसेशन, ऑटोनॉमी को कहते हैं इंडिपेंडेंस को कहते हैं सेसेशन। अब सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने ये सुना, ओ जी हम तो पार्लियामेंट से भी ऊपर हैं। अरे भाई आप पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, मगर आप जब ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट से ऊपर हैं तो फिर मसला तो बनेगा, बिकॉज आइन बड़ी क्लियर है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। वही कानून बनाती है, वही आइन बनाती है, वही आइन को तरमीम करती है, आपका रोल भी उसी के अंदर है। तो आप कैसे उसको चैलेंज कर सकते हैं? मगर नहीं, वो ये बन जाते हैं, ठेकेदार बन जाते हैं कि जी आइन के ठेकेदार हम हैं तो पार्लियामेंट नहीं है। इज रॉन्ग। तो जब ये आप करेंगे आयशा, तो फिर पार्लियामेंट भी रिएक्ट करेगी, उसे भी फिर मोहरा लगनी शुरू हो जानी है, ठीक है ना जी, फिर तो टकराव होगा। तो ये आई थिंक जजेस नीड टू, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पहले लेटे हुए थे मुशर्रफ के ज़माने में, जब खड़े हुए तो इतने खड़े हुए कि दौड़न लग पे, और जी और सारे नु अंदर थले देता, और उसके बाद जिसले फिर वापस ठाप पई तो बिल्कुल ही फिर इधर हो गए, फिर उसके बाद सियासत शुरू करती। दिस इज व्हाट्स बीन हैपनिंग, और ये सर्कल में घूमते जा रहे हैं। अब जब चिट्ठी सीजन की बात हो रही है तो उसमें दूसरा जो अहम खत है वो इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लंबा चौड़ा खत लिखा है जिसमें उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं, जख्मी और एक किस्म का वाइट पेपर अगेंस्ट दिस सेटअप।
اور انہوں نے سارے زخمی اور وفات پانے والے جو 26 نومبر کے واقعے میں ہوئے ان کی تفصیلات انہوں نے دی ہیں. پھر انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, انویسٹیگیٹ کیا جائے. انہوں نے خود ہی خط لکھ دیا, ہاں جی, اور کہا کہ سپریم کورٹ تماشائی نہیں بن سکتی نا اس سارے معاملے میں. جب اس طرح سے ایکچولی بنایا تو عمران خان نے تماشائی ہے نا شروع میں, جبکہ قاضی صاحب کے اوپر اٹیک کیا جی, اس وقت 1 پیج تھا نا. جی جی, وہ ریفرنس جب بھیجا, پریزیڈنشل ریفرنس. آپ شہباز شریف صاحب کسی اور کی بات سن رہے ہیں, تو جو آپ کریں گے وہی آپ کو آپ کے بعد میں آپ کے گلے میں گلے کو گھونسے گا. تو یہی سیاستدانوں کو آج تک سمجھ نہیں آئی اس بات کی. اچھا, تو اب میں کیا کہوں اور نہیں, اب اتنا لمبا چوڑا خط اگر جس سے تو یہ خط کا کچھ بھی نہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ پروپیگنڈا کے لیے یہ خط لکھا گیا ہے. اچھا, اور کہ اس کے اندر میں نے دیکھا ہے بہت سی مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن ہے, اور کچھ صحیح بھی ہے, کچھ اسپیکولیشن ہے, کچھ ایکوزیشن ہے, کچھ ایلیگیشن ہے. تو یہ مطلب ہے کہ فائل میں چلا جائے گا, اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے.